2025 रजत पदक। यह पदक वर्ष 2025 के बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक प्रदर्शन करने के लिए तरुण राज सिंह को प्रदान किया जाता है। तरुण। 2025 रजत पदक। यह पदक वर्ष 2025 के बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक प्रदर्शन करने के लिए प्रणव चक्रवर्ती को प्रदान किया जाता है। प्रणव। 2025 रजत पदक। यह पदक वर्ष 2025 के बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक प्रदर्शन करने के लिए विकास कुमार को प्रदान किया जाता है। विकास। 2025 श्रेष्ठता प्रमाण पत्र। यह प्रमाण पत्र वर्ष 2025 के बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक प्रदर्शन करने के लिए निरंजन जांगीर को प्रदान किया जाता है। निरंजन। 2025 श्रेष्ठता प्रमाण पत्र। यह प्रमाण पत्र वर्ष 2025 के बीटेक सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक प्रदर्शन करने के लिए रुचित कोचर को प्रदान किया जाता है। रुचित। 2025 श्रेष्ठता प्रमाण पत्र। यह प्रमाण पत्र वर्ष 2025 के बीटेक मटेरियल्स इंजीनियरिंग कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक प्रदर्शन करने के लिए देशमुख सानिका भावेश को प्रदान किया जाता है। सानिका। श्रीमती कृष्णा देवी सनाड्य स्मृति पुरस्कार। यह पदक वर्ष 2025 के बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कार्यक्रम की छात्राओं में से सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक प्रदर्शन करने के लिए निहारिका दादू को प्रदान किया जाता है। निहारिका। मुझे बताते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि मैं हमारे मुख्य अतिथि राजस्थान के माननीय और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी का परिचय दे रहा हूं। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा भारतीय राजनीति के एक समर्पित, जमीनी और विचारशील नेता हैं, जिनकी राजनीतिक यात्रा एक छोटे से गांव अटारी, जो कि भरतपुर जिले में है, से राज्य के सर्वोच्च पद तक पहुंची है। 15 दिसंबर 1966 को जन्मे श्री शर्मा एक किसान परिवार से आते हैं, जहां उनके माता पिता श्री किशन स्वरूप शर्मा और श्रीमती गौतमी देवी ने उन्हें सेवा, परिश्रम और नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी। उन्होंने नदबई के सरकारी स्कूलों में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और बाद में राजनीतिक विज्ञान में स्नातक 1989 MSJ कॉलेज भरतपुर और स्नातकोत्तर 1993 राजस्थान विश्वविद्यालय से डिग्रियां प्राप्त की। शिक्षा के दौरान विकसित हुए विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण और राजनीतिक समझ ने उनके सार्वजनिक जीवन को मजबूत आधार प्रदान किया। निजी जीवन में उनकी पत्नी श्रीमती गीता शर्मा और 2 बेटे उनके निरंतर सहयोगी रहे हैं। श्री शर्मा का राजनीतिक जीवन पंचायत अटारी के सरपंच के रूप में 2002 से 2005 के बीच में शुरू हुआ और उन्होंने स्थानीय स्तर पर बुनियादी ढांचे में नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ किया। इसके बाद वे पंचायत समिति अध्यक्ष बने 2010 से 15 के बीच में और कई विकास कार्यों का नेतृत्व किया। जमीनी राजनीति में अनुभव और जन समर्थन के चलते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जिला मंत्री, नदबई मंडल अध्यक्ष और 3 बार भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष जैसे पदों पर कार्य किया। दिसंबर 2023 में वे सांगानेर विधानसभा सीट से रिकॉर्ड मतों से विजयी होकर विधायक बने और उसी महीने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। यह उपलब्धि न केवल उनके
यह उपलब्धि न केवल उनकी नेतृत्व क्षमता की पुष्टि है, बल्कि राजस्थान की जनता के प्रति विश्वास का भी प्रमाण है। राजस्थान की जनता का उनके प्रति विश्वास का भी प्रमाण है। मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद श्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए कई प्रभावी पहलें की हैं। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाते हुए विद्यालयों में डिजिटल तकनीक के उपयोग को प्रोत्साहित किया और ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने की कई योजनाएं शुरू की हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने जिला अस्पतालों में उन्नयन, मातृ शिशु स्वास्थ्य योजनाओं के विस्तार और आयुष्मान भारत योजना के प्रभावी कार्यान्वयन पर बल दिया। बुनियादी ढांचे में के क्षेत्र में उन्होंने सड़कों, पेयजल आपूर्ति और सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है। साथ ही मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान और सौर ऊर्जा परियोजनाओं को गति प्रदान कर पर्यावरण संवेदनशील विकास की दिशा में कार्य किया है। श्री शर्मा के प्रशासन में महिला सशक्तिकरण को भी महत्व दिया गया और जिसके अंतर्गत महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने और सुरक्षा उपायों को सशक्त बनाने के लिए कई नई योजनाएं लागू की गई हैं। उनकी दूरदृष्टि राजस्थान को आत्मनिर्भर, समावेशी और नवाचारोन्मुख राज्य के रूप में विकसित करने के लिए अग्रसर है। हम मुख्य अतिथि राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल शर्मा जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं मुख्य अतिथि माननीय श्री भजनलाल शर्मा जी को दीक्षांत भाषण के लिए ससम्मान आमंत्रित करता हूं। सभी को नमस्कार। आज 11वां दीक्षांत समारोह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर में आयोजित मंच पर विराजमान निदेशक आईआईटी जोधपुर प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल जी, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर श्री एस किरण कुमार जी, कुलपति पलाक्ष विश्वविद्यालय प्रोफेसर रुद्र प्रताप जी, उपनिदेशक आईआईटी जोधपुर प्रोफेसर भवानी कुमार सतपंथी जी, मेरे साथ आए हमारे विधायक बाबू सिंह जी राठौड़ साहब, विधायक भैराराम जी सेौल साहब, हमारे राज्यसभा के पूर्व सांसद नारायण पंचारिया जी, विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकगण एवं प्यारे विद्यार्थी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस आईआईटी के पूरे परिवार को कि उन्होंने एक शानदार, एक अच्छा कार्यक्रम रखा है। ये कार्यक्रम नहीं, ये विद्यार्थियों के जीवन का जो लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य के पास जब वो पहुंचते हैं और उनका जिस आशा और विश्वास के साथ वो आईआईटी में आए हैं, वो आज का दिन होता है जो पूरा होता है। इसलिए उन सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आईआईटी जोधपुर के दीक्षांत समारोह के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं सभी उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को उनकी सफलता के लिए विशेष बधाई देता हूं। क्योंकि विद्यार्थी के साथ साथ परिवार का बहुत बड़ा दिन होता है। हर माता को, हर पिता को ये बहुत बड़ी आशा होती है, क्योंकि माता पिता जो सपने देखते हैं
और जब वो सपने देखते हैं और जब सपने पूरे होने होते हैं तो विद्यार्थियों को तो खुशी होती है, लेकिन उनके माता पिता की खुशी का एहसास आप नहीं कर सकते, वो माता पिता ही कर सकते हैं। मैं तो इतना कहूंगा कि थार की गोद में बसा जोधपुर सुंदर प्राकृतिक दृश्य प्रस्तुत करता है। शहर के चारों ओर फैले रेत के टीले, दूर दूर तक फैला मरुस्थलीय परिदृश्य इसकी एक अलग पहचान बनाता है। आप सब यहां से जाएंगे तो यहां के उम्मेद उद्यान, कायलाना झील और बाल समंद झील जैसे स्थल की हरियाली को जरूर याद करोगे। यही नहीं, आप जब यहां से जाओगे तो यहां के मिर्ची बड़े को जरूर याद करोगे। सूर्यास्त के समय का मेहरानगढ़ का किला और उसके पीछे डूबता सूरज का अद्भुत दृश्य आपको बार बार आईआईटी जोधपुर की याद दिलाएगी। आज इस समारोह में कुल 1249 डिग्री डिप्लोमा और प्रमाण पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। मैं विशेष रूप से उन मेधावी छात्र और छात्राओं को बधाई देता हूं जिन्होंने विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पदक और पुरस्कार प्राप्त किए हैं। आज का दिन केवल एक दीक्षांत समारोह नहीं है, ये भारत के वैज्ञानिक पुनर्जागरण का एक ऐतिहासिक क्षण है। आज का दिन हमारे लिए केवल एक स्मृति नहीं बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाला मील का पत्थर है। आज यहां से निकलने वाले 1288 स्नातक केवल डिग्रीधारी नहीं है, ये युवा शक्ति है। भारत को विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में आप अग्रणी भूमिका निभाएंगे। मुझे इस बात की बहुत खुशी है और गर्व है कि आपने अपनी उपाधि आईआईटी जोधपुर जैसे एक बहुत ही समृद्ध तकनीकी संस्थान से प्राप्त की है। जोधपुर के बारे में, जोधपुर की स्थापना, इस आईआईटी की स्थापना 2008 में हुई थी और यहां भारत के प्रतिष्ठित आईआईटी संस्थानों में से जो एक है। कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, एआई, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, बायो इंजीनियरिंग आदि के क्षेत्र में संस्थान अपनी शिक्षा और रिसर्च के लिए जाना जाता है। मानविकी और सामाजिक विज्ञान, डिजिटल, स्वास्थ्य, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जैसे उभरते क्षेत्र में भी इस संस्थान ने अपना लोहा मनवाया है। आईआईटी जोधपुर मरधरा की इस धरती में एक चमकता हुआ मोती है जो न केवल जोधपुर और राजस्थान में बल्कि पूरे भारतवर्ष में अपनी चमक बिखेर रहा है। जब मैं राजस्थान की सुंदर भूमि के हृदय में स्थित इस भव्य संस्थान के समक्ष खड़ा हूं तो मुझे प्राचीन संस्कृत ज्ञान की याद आती है। विद्या ददाति विनयम विनया दत्ति पात्रताम मान उक्ति धर्मार्थम तत्सुखम। विद्या विनम्रता देती है, विनम्रता के साथ योग्यता आती है, योग्यता से धन प्राप्त होता है, धन से धर्म मिलता है और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। यह एक गोल चक्र है और इस चक्र के माध्यम से हमारे जीवन को कितना सतोल करके हम चलते हैं, उसका अनुभव करते हुए हम आगे कैसे बढ़ते हैं, यह हमारे जीवन में समाहित होता है। भारतीय संस्कृति और विज्ञान, आपने देखा है भारतीय ज्ञान परंपरा में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इतिहास अत्यंत समृद्ध और गहराई से जुड़ा हुआ है।
प्राचीन भारत में ज्ञान का उद्देश्य केवल दर्शन या आध्यात्मिक नहीं था, बल्कि व्यावहारिक उपयोग, प्राकृतिक सिद्धांतों की खोज और समाज हित में तकनीक का विकास भी था। हमारे ऋषियों ने ही शून्य की खोज की, जिसने आधुनिक गणित और कंप्यूटर विज्ञान की नींव रखी। यह आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त के कार्यों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आधुनिक गणना के लिए दशमलव प्रणाली की शुरुआत भी भारत से हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि लेकिन त्रिकोणमितीय फलन साइन कोसाइन का विकास भारत में ही हुआ। भास्कराचार्य और बड़ा मेहर ने भी इसमें योगदान दिया है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं इतना कहना चाहता हूं, आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान आपने जो ज्ञान और कौशल अर्जित किया है वह आपके खुद के साथ ही देश और प्रदेश के भविष्य को भी आकार देने में आपको सक्षम बनाएगा। आप में से हर एक में भारत को विश्व की अग्रणी शक्ति बनाने की क्षमता और मुझे भरोसा है कि आप जैसे मेधावी युवा अपने ज्ञान और विशेषज्ञता का उपयोग देश और प्रदेश के विकास के लिए करेंगे। यही नहीं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था और वो 1893 में कहा, उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ। उठो जागो, इस देश दुनिया पर छा जाओ, 21वीं सदी भारत की होगी। यह 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। मित्रों, वो समय आ गया है। पूरा विश्व भाएं फैलाए हुए आपकी ओर देख रहा है और लोग कहते भी हैं कि भारत के अंदर जो टैलेंट है वो दुनिया में कहीं नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था वो सपना पूरे होते हुए हमारी ये युवा पीढ़ी देखेगी और निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु बनेगा और देश दुनिया में छाने का मौका आपको मिल गया है और दुनिया आपकी राह देख रही है। हम तो आपके उद्यमिता और नवाचारों के प्रयासों का स्वागत करते रहेंगे। 2030 तक हम प्रदेश को $350 बिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं और इसके लिए अनेक अभूतपूर्व कदम उठाए जा रहे हैं। हम प्रदेश को निवेश का एक प्रमुख केंद्र बनाने, उद्योग के अनुकूल माहौल तैयार करने और युवाओं के लिए रोजगार के भरपूर अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। इस दिशा में प्रयास करते हुए हमने गत दिसंबर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित कर प्रदेश में निवेश एवं रोजगार के द्वार खोलने का काम किया। समिट में 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू प्राप्त हुए और आज मुझे खुशी है, आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमने इसमें लगभग 4.25 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर उतारने का काम हमने किया है। हमने 20 नई नीतियां बनाई हैं, क्योंकि देखिए जब तक हम नीतियों में परिवर्तन नहीं करेंगे, स्पष्ट नीति अगर हमारी नहीं होगी तो हमारा विकास नहीं होगा। हमने लगातार इस 1.5 साल के अंदर 20 नीति बनाने का काम किया है। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी इन नीतियों से कारोबार करना आसान हुआ है। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमियों को प्रोत्साहन भी दिए गए हैं। प्रदेश में बहुत बड़ी संभावना है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। इसमें अपार संभावना है। अगर इसमें आप देखेंगे तो आपको यहां, अगर मैं मंडल की बात करूं तो यहां लगभग 85 प्रकार के मिनरल राजस्थान के अंदर मिलते हैं। अगर मैं ये कहूं क्या नहीं मिलता है, यह सब कुछ है। इसलिए बहुत बड़ी संभावना है। प्रदेश में अक्षय ऊर्जा के साथ ही ऊर्जा भंडारण,
वेस्ट टू एनर्जी, पर्यटन, खनन, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें बनाने में आप जैसे तकनीक में दक्ष लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। आप इन सभी क्षेत्रों में एक कुशल पेशेवर के साथ ही उद्यमी के रूप में रोजगार प्रदाता भी बन सकते हैं। एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में आप जैसे नवाचारी दिमाग महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ सकते हैं। राजस्थान सरकार युवाओं की ऊर्जा और नवाचार की शक्ति को पहचानती है। हम टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप और शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर निवेश कर रहे हैं ताकि ऐसे संस्थानों से निकलने वाले युवा इन अवसरों का फायदा लेकर अपनी और हमारे प्रदेश की पहचान बनाएं। नई तकनीकी में अवसर सृजित करने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो एवं एक्सीलरेटर स्थापित कर रहे हैं। एबीजीसी एक्सआर पॉलिसी के तहत हमने इनोवेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, एक्सटेंडेड रियलिटी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खोलने का काम भी किया है। युवा स्टार्टअप और तकनीकी रोजगार में भी हमने कदम आगे बढ़ाए हैं। इसके लिए टेक भी कार्यक्रम शुरू किया है। हमने स्टार्टअप लॉन्चपैड स्थापित किए हैं जिससे युवाओं को नए स्टार्टअप शुरू करने और अपनी नवाचार क्षमताओं को प्रदर्शित करने का अवसर मिल रहा है। स्टार्टअप फाउंडर्स और युवाओं के कौशल संवर्धन के लिए लर्न, अर्न एंड प्रोग्रेस लीप प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। युवाओं को नई तकनीक में प्रशिक्षित करने के लिए राज्य में 3 सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग स्थापित किए जा रहे हैं। हम युवाओं का कौशल विकास कर उन्हें रोजगार लायक बनाने के लिए स्टेट स्किल पॉलिसी के तहत 2 साल में 1.5 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने पर काम कर रहे हैं। प्रदेश के युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप तथा रोजगार की योजनाओं के माध्यम से समुचित अवसर प्रदान करने के लिए राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाने पर काम कर रहे हैं। प्रदेश में नई रोजगार नीति के क्रियान्वयन के लिए 500 करोड़ रुपए के विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की स्थापना की जा रही है। प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में भी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। हमने 4 लाख सरकारी और निजी क्षेत्र में 6 लाख रोजगार देने का संकल्प लिया है। हम साल की शुरुआत में ही भर्तियों का कैलेंडर जारी कर समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से भर्तियां आयोजित करवा रहे हैं। जिला मुख्यालयों पर रोजगार मेला, कैंप प्लेसमेंट का आयोजन किया जा रहा है ताकि हर क्षेत्र के युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार अवसर मिल सके। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में मैंने शिक्षा और प्रौद्योगिकी परिवर्तनकारी शक्ति को देखा है। हमारा राज्य जो कभी मुख्यतः अपनी विरासत और पर्यटन के लिए जाना जाता था, अब नवकरणीय ऊर्जा, आईटी सेवाओं, उन्नत विनिर्माण के केंद्र के रूप में उभर रहा है। यह परिवर्तन आईआईटी जोधपुर जैसे संस्थानों और आप जैसे प्रतिभाशाली दिमागों के कारण ही संभव है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपनी जड़ों को कभी ना भूलें। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, राजस्थान की मिट्टी और भारत की संस्कृति आपकी शक्ति का स्रोत है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आपने हर निर्णय में भारत प्रथम की भावना को अपनाएं। चाहे आप बेंगलुरु में स्टार्टअप बनाएं, बोस्टन में अनुसंधान करें, सिलिकॉन वैली में कंपनियों का नेतृत्व करें, कभी ना भूलें कि आप अपने साथ 140 करोड़ भारतीयों के सपने लेकर जा रहे हैं। नया ज्ञान सृजित करें जो वास्तविक समस्याओं का समाधान करे। ऐसी तकनीकें विकसित करें जो डिजिटल विभाजन को पाटें। ऐसे नवाचार करें जो स्वास्थ्य सेवा को हर गांव तक पहुंचाएं, शिक्षा को हर बच्चे के लिए उपलब्ध कराएं
और समृद्धि को हर परिवार के लिए संभव बनाएं। प्रिय स्नातकों, जब आप नई यात्रा पर निकलते हैं तो याद रखें कि सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि के बारे में नहीं है। कभी कभी हम ये सोच लेते हैं कि ये सफलता हमारी व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि आपके द्वारा बनाए गए सकारात्मक प्रभाव के बारे में है। मैं आपको चुनौती देता हूं कि अगले दशक में कम से कम एक प्रौद्योगिकी आधारित उद्यम स्थापित करें, और ये आप कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको आह्वान करता हूं, अपने कैरियर के दौरान कम से कम 10 युवा नवप्रवर्तकों का मार्गदर्शन करें, क्योंकि आपसे आशा और उम्मीद है। कभी आपने भी किसी से आशा की होगी, आपको भी किसी ना किसी ने रास्ता दिखाने का काम किया होगा, लेकिन हमारे जो छोटे भाई बहन आ रहे हैं उनके बारे में विचार करते हुए उनको भी रास्ता दिखाने का काम हम करें। कम से कम एक ऐसी सफलता में योगदान दें जो ग्रामीण भारत को लाभ पहुंचाए। कभी सीखना बंद ना करें, कभी सपने देखना बंद ना करें। अंत में मैं आपको डॉक्टर कलाम के अमर शब्दों की याद दिलाना चाहता हूं। सपने देखो, सपने देखो, सपने देखो। सपने विचारों में बदल जाते हैं और विचार कार्य में परिणत होते हैं। आपके सपने आपकी आईआईटी शिक्षा से समर्पित न केवल आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं, बल्कि हमारे राष्ट्र की नियति को भी बदल सकते हैं। इसलिए मैं आपसे अंत में इतना कहना चाहता हूं कि आपने काफी मेहनत से, माता पिता के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से, ये ऐसा नहीं है क्योंकि पूरे देश में 23 आईआईटी है, उनमें से आप उभरते हुए इस देश के नागरिक हैं। आप वो नागरिक हैं जो देश को आपसे आशा है, उम्मीद है। मित्रों, दुनिया में जब चर्चा होती है तो अधिकतर देश इस बात की चर्चा करने लगे हैं कि भारत धीरे धीरे दुनिया की शक्ति बनने जा रहा है। और आपने देखा है 2014 से पहले हम 11वें पायदान में थे अर्थव्यवस्था में, धीरे धीरे हम 5वीं स्थान पर आ गए, और आपने देखा है कि 3 महीने पहले हम दुनिया की 4थी अर्थव्यवस्था बने हैं। यह आपको प्रमाण है। और मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं कि आपने बदलते भारत की तस्वीर देखी है। मेरे सामने जो मेरी उम्र के लोग बैठे हैं, उन्होंने 2014 से पहले का भारत भी देखा है, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक परिवर्तन भी देखा है, और आयास नहीं है। और यह आयास इसलिए नहीं है कि मैंने आपको कहा था कि 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि उठो जागो, इस देश दुनिया पर छा जाओ, 21वीं सदी आपकी होगी। उस नरेंद्र ने कहा था, और ये नरेंद्र पूरा कर रहे हैं। ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं। इसलिए मित्रों, हमें राष्ट्र को समर्पित भाव से हमारे उस कौशल का दुनिया को दिखाना है, हमारे प्रदेश को, हमारे राष्ट्र को मजबूत करना है। आने वाले समय में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दुनिया भारत की तरफ देख रही है, और उससे ज्यादा भारत के युवा की तरफ देख रही है, भारत के युवा की तरफ देख रही है। इसलिए आप अपने माता पिता का सपना पूरा करेंगे, आपसे जो उम्मीद लगाए हुए हैं उनका सपना पूरा करेंगे, आप जिस प्रदेश में हैं उस प्रदेश के सपनों को पूरा करेंगे, आप राष्ट्र के सपनों को पूरा करेंगे। और मैं कहना चाहता हूं आपसे
कि आप ही देख लेना, ये तो आपकी अभी प्रारंभ है, ये तो आपका प्रारंभ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप वहां पहुंचेंगे जो दुनिया आपको याद करेगी। आप बहुत बड़े पायदान पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन आपकी मेहनत और आपकी लगन और आपके सपने, उनका पूरा करने के लिए आपकी मेहनत की आवश्यकता है, आपकी लगन की आवश्यकता है। अगर आप वो लगन और मेहनत से काम करेंगे तो निश्चित रूप से इस भारत की माटी को नाम दुनिया में आप करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल शर्मा जी का उनके प्रेरणादायक दीक्षांत आशीर्वचन के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। अब मैं चेयरमैन सेनेट और चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से अनुरोध करती हूं कि वे हमारे मुख्य अतिथि श्री भजनलाल शर्मा जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर संस्थान की ओर से उनके प्रति आभार और कृतज्ञता प्रकट करें।